नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन ज्योग्राफी का छठा क्लास है। अगर आप 1 से 5 तक क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए। 1 से 5 तक को क्लास को प्ले लिस्ट में डाल दिया गया। आज कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। कोवर ने कहा कि दुनिया में पहले हिमालय ही नहीं हुआ करता था। कोवर ने क्या कहा था कि दुनिया में पहले हिमालय ही नहीं हुआ करता था। पहले दो ऊंचे ऊंचे भूभाग थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। कौन से दो ऊंचे ऊंचे भूभाग थे? एक थे अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। देख लीजिए फिगर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच से नदियाँ गुजरती थी। कौन सा नदियाँ गुजरती थी? देख, तैथिस सागर। कौन सा नदियाँ गुजरती थी? तैथिस सागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच से तैथिस सागर गुजरती थी। अंगारा लैंड और देख लीजिए, आपको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड से होकर नदियाँ बहती थी। इन नदियों के बीच में एक समुद्र था जिसका नाम था तैथिस सागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच से जो नदी गुजरती थी उसका नाम क्या था? तैथिस सागर। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आज इंडिया से बहकर बहुत सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। जैसे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियाँ हैं। बहुत सारे इसकी सहायक भी नदियाँ रहती है जो उसमें मिलती है। उसके बाद मुख्य जो नदी होती है वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ केवल पानी लेकर जाती हैं। ये नदियाँ केवल पानी लेकर जाती है नहीं, ये नदियाँ अपने साथ बहुत सारे मिट्टी लेकर जाती है। आप ही सोचिए ना, जब कहीं बारिश होती है तो जितने वहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं, जितने जो पोषक तो चीज़ें उसको बहा के ले जाती है। जो नदियाँ होती है सारे, आप देखते हैं बाढ़ आते हैं तो क्यों कहते हैं कि खादर और बांगर हो गए खेत, क्यों पढ़ा जाता है खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी? इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जो पानी आती है ना तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ लेकर आती है ना जो मृदा को उपजाऊ बना देती है। तो बहुत सारी चीज़ लेकर आती है, मिट्टी लेकर जाती है। जब यह मिट्टी गिरती है तो सैंड गिरती है। जैसे आपकी जैसे आज बांग्लादेश के सामने बहुत सारे ऐसे नए आइलैंड बनकर आ गए हैं। इसलिए आ गए कि जो नदियाँ गिरती है, मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में, धीरे धीरे वो गिरते 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 एक छोटे से टापू का रूप ले लेते हैं। धीरे धीरे आइलैंड बन गए। जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जाकर जहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जो मिट्टी ले जाकर गिराई, वह मिट्टी भरते भरते बंगाल की खाड़ी में नए टापू बनकर आ गए हैं। समझ गए? बंगाल की खाड़ी में नए टापू बनकर आ गए हैं। इसी टापू को रोहिंग्यों को ले जाकर बसाया गया है। इन्हीं टापुओं पर रोहिंग्या जो म्यांमार से आया था उसको बसाया गया। इस टापू का नाम भाषण चार आइलैंड है। आप नाम सुने होंगे, भाषण चार आइलैंड। ये कैसे बना? अभी आपको पता चला कि भाषण चार आइलैंड कैसे बना। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जाकर जहाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जाकर जहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो मिट्टी लाकर गिराई वह मिट्टी भरते भरते बंगाल की खाड़ी में नए टापू का निर्माण कर दिया। ये टापू का नाम रखा गया भाषण चार आइलैंड। इसी टापू पर रोहिंग्याओं को बसाया गया है जो म्यांमार से आया हुआ था। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि भाषण चार आइलैंड क्या है। देख लीजिए, लगभग 500 करोड़ साल पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से नदियाँ मिट्टी लेकर आती थी। लगभग 500 करोड़ साल पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से नदियाँ मिट्टी लेकर आती थी और दोनों के बीच में स्थित तैथिस सागर में मिट्टी गिरती थी। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या था? तैथिस सागर। तैथिस सागर के बीच में क्या होती थी? मिट्टियाँ लाती थी और दोनों के बीच गिरती थी। धीरे धीरे समुद्र का पानी सूखने लगा। स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए कि कोई जगह पर बार बार मिट्टी डाला जाएगा तो वहाँ जो पानी रहेगी तो सूखी जाएगी। अब ऐसी मान लीजिए ना कि किसी भी जगह पे अगर बार बार मिट्टी गिराया जाएगा तो वहाँ का पानी तो सूखेगा ही ना। तो सूखने लगा और उस जगह पर लगातार
वजन बढ़ता चला गया। स्वाभाविक से जहाँ पानी है वहाँ मिट्टी डाल वजन बढ़ता चला गया और ये दोनों जगह तैथी सागर की ओर सरकने लगा। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी जगह मिट्टी डालिएगा पानी तो सूखेगा, सूखने के बाद तो वहाँ का वजन बढ़ेगा, तैथी सागर की तो सरकने लगा। ये दोनों प्लेट जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, ये दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर चलने लगी। कौन दोनों प्लेट? एक अंगारा लैंड एक गोंडवाना लैंड है, बीच में क्या है? तैथी सागर। और धीरे धीरे बीच का मिट्टी कंप्रेस होकर ऊपर उठना शुरू हुआ। दोस्तों आप मान लीजिए, आप ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए ये दोनों को अगर मैं सटाऊंगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे अगर मिट्टी है तो कंप्रेस होकर ऊपर उठेगी कि नहीं? सीधे बात फेंक देगी ऊपर, फेंकेगी कि नहीं? ऐसे ऐसे अगर धीरे 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 सटाइएगा तो मिट्टी ऊपर उठेगी। सेम कंडीशन यहाँ हो रही है, धीरे धीरे कंप्रेस होकर ऊपर उठना शुरू हुई और पर्वत के रूप में आ गया। ऊपर उठेगा तो पर्वत के रूप में ना आएगा। ये तो नाला नहीं है छोटा सा कि नहीं उठेगा। आप महासागर समुद्र की बात हो रही है, ज्योग्राफी के टर्म के हिसाब से सोचिए। कंप्रेस होकर ऊपर ना शुरू हुई और पर्वत के रूप में आ गई, इसी को हिमालय नाम दिया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिमालय कैसे बना, हिमालय क्या है। अब मुझे लगता है कि आपको डाउट नहीं होगा हिमालय के बीच में कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। एक कुंवर साहब का कहना है कि ऐसे ऐसे हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय कोई बहुत पुराना पर्वत नहीं है, अभी बन ही रहा है। दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? अरावली है। हिमालय तो अभी नया है, बन ही रहा है। आप देखते हैं कि उसमें से भूस्खलन भी होता है, उसका मिट्टी अभी बहुत पुराना नहीं, ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत पुराना नहीं माना जाता है, बहुत नया है। ये दोनों आपस में टकराए जिसके कारण तैथी सागर का मिट्टी ऊपर उठ गया जो आज हिमालय पर्वत है। ये किसका कहना था? कुंवर साहब का, कि ऐसे ऐसे घटनाएं हुई। तैथी सागर का मिट्टी ऊपर उठा जो आज हिमालय पर्वत है। और फिगर में आप देख लीजिए, ये क्या है? रिवर है, ये प्लेट्स है। ये रिवर है, ये प्लेट्स है, ये समुद्र है। मान लीजिए प्लेट्स है, ये दोनों ही सरकना शुरू कर देगा। देख लीजिए, मैं ये बता दे रहा हूँ, ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स है, दोनों ही सरकना शुरू करेगा। समुद्र है, इसमें से अगर मिट्टी आएगी या धीरे धीरे दबाएगा, कंप्रेस होकर ऊपर ही ना उठेगा। ऊपर उठा, मान लीजिए कि यहाँ पे हिमालय का निर्माण कर दिया। यहाँ से देख रहे हैं पानी आ रही है, रिवर है तो यहाँ पानी आ रही है, पानी आ रही है। धीरे धीरे मिट्टी ला के जमा करते 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 इसको पानी को धीरे धीरे सुखा दिया। जब पानी सूखी तो धीरे धीरे प्लेट इधर सरकना शुरू हुआ। सरकते सरकते धीरे धीरे इसको ऊपर उठा दिया, वहीं हिमालय का निर्माण हुआ। देख लीजिए, ये क्या प्लेट है, मूवमेंट हो रही है। ये प्लेट है, ये भी मूवमेंट हुई है, कंप्रेस हो जाएगा। देख रहे हैं, देख लीजिए। ये फर्स्ट पेज है, ये देख लीजिए। ये सेकेंड है, ये थर्ड पेज में देखिए हिमालय का कैसे निर्माण हुआ। तीनों पेज का मैंने फिगर बना दिया, चित्र देखिए। ये यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, कंप्रेस हुआ। देखिए यहाँ पे होके सीधे मूवमेंट इधर से आई, इधर से आई, दोनों तरफ से ऐसे दबा रहा है प्लेट। दोनों प्लेट ऐसे देख सकते हैं सटा, ये धीरे धीरे हिमालय बन गया। अब आपको हिमालय कैसे की उत्पत्ति कैसे हुई, आपको मुझे लगता है कि आपको इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। तिब्बत का पठार प्लेटू इसी से बना। तिब्बत का जो पठार है प्लेटू इसी तरह से बना। वही क्षेत्र ऊपर उठ गया और एक पठार बन गया। वही क्षेत्र ऊपर उठ गया और पठार। यही कारण है कि सारे नदियाँ वहाँ से निकल कर नीचे आया। आप देखते हैं, आप सुने होंगे कि जितने भी नदियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी नदियाँ जो तिब्बत के पठार से निकलती हैं। तिब्बत के पठार से इसलिए नदियाँ निकलती, वहाँ से निकल कर नीचे आ गई। इसी वजह से पूर्ववर्ती नदियाँ बनकर आज वह बह रही है। इसीलिए पूर्ववर्ती नदियाँ बनकर आज बह रही है। इसके बाद आप प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत वैगनर ने दिया था। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर ने दिया था। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किसने? वैगनर ने दिया था। इस थ्योरी में कहा गया कि दुनिया, वैगनर का कहना था प्लेट विवर्तनिक के बारे में, इस थ्योरी में कहा गया कि दुनिया भर की प्लेट एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं।
वेगनर साहब कह रहे थे बात। इस समय उत्तर और दक्षिण की तरफ वाली उस समय उत्तर और दक्षिण की तरफ वाली प्लेट का नाम यूरेशियन प्लेट था। किधर की तरफ? उत्तर और दक्षिण की तरफ वाली प्लेट का क्या नाम था? यूरेशियन। उत्तर और दक्षिण की तरफ वाली प्लेट का नाम क्या था? यूरेशियन प्लेट था। और पूर्व और पश्चिम की तरफ वाली प्लेट का नाम क्या था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आज देख रहे हैं आजकल की जो बीपीएससी का पैटर्न है, चाहे किसी भी एग्जाम का, तो किस हिसाब से वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आजकल। जो लेवल है क्वेश्चन का वो अच्छे को पीटी में गिरा दे रहे हैं, तो लेवल बहुत ठीक ठाक सेट कर रहे हैं आजकल। तो इस हिसाब के आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि पूर्व और पश्चिम की तरफ वाली प्लेट का नाम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया। देख रहे हैं? प्लेट विवर्तनी की मूवमेंट हो रहा था। इसी मूवमेंट के परिणाम स्वरूप दोनों प्लेट आपस में आकर मिली और आपस में आकर इनका मिलना नेचुरल प्रोसेस था। इस दोनों प्लेट को आपस में मिलना नेचुरल प्रोसेस था। प्लेट को ऐसा थोड़ा ना कि प्लेट को कोई मिला सकता है। प्लेट तो प्लेट होती है, वो तो नेचुरल प्रोसेसिंग से मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बम फोड़ के दोनों को मिला सकते, ऐसा तो है नहीं। प्लेट तीन तरह से मिलती है। प्लेट तीन तरह से मिलती हैं। आमने सामने मिल जाए। पहला देखिए, पहला आमने सामने मिल जाए। देखिए आमने सामने प्लेट, जैसी प्लेट है, मान लीजिए आपको मैं ये दोनों का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये दोनों आमने सामने ऐसे मिल जाएगा। ये हो गया एक प्लेट, आमने सामने मिला। दूसरा देखिए, एक दूसरे के से ऊपर नीचे दब जाए। एक दूसरे के ऊपर नीचे दब जाए प्लेट। जैसे एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, तो ऐसे भी हो सकता है। ऐसे एक दूसरे के ऊपर दब जाए। तीसरा, एक दूसरे से आगे पीछे हो जाए। जैसे देखिए एक प्लेट ऐसे हो जाए। ऐसे भी तो मिल सकते हैं, तीन तरह से मिल सकते हैं। एक तो होगा कि आमने सामने ऐसे जाके मिल जाएगा, एक होगा ऊपर नीचे दब जाएगा, एक हो जाएगा कि आगे पीछे। एक यहाँ है तो एक यहाँ है। तो यही फिगर में भी दिखाया गया है, इसमें चित्र में भी, कि प्लेट 1 प्लेट 2 होगा। क्रस्ट है, मेंटल है, आमने सामने मिल रहा है, ऊपर नीचे मिल रहा है और आगे पीछे मिल रहा है। पूरे के पूरे प्लेट को आप अर्थ में विभक्त कर सकते हैं। जो पूरे के पूरे प्लेट है उसको अर्थ में विभक्त कर सकते हैं। और इन्हीं प्लेट के ऊपर से उनके आगे पीछे सरकने के कारण, एक दूसरे से टकराने के कारण, एक दूसरे से दूर हो जाने के कारण तापमान संरचनाएं बनती हैं। आप समझ गए? तापमान संरचनाएं कैसे बनती हैं? तमाम जो संरचनाएं, सॉरी जो दोस्तों, तापमान है तमाम जो संरचनाएं हैं कैसी बनती है, समझ गए? प्लेट को आमने सामने मिलने से, प्लेट के ऊपर नीचे मिलने से, प्लेट के आगे पीछे मिल जाने से, एक दूसरे से दूर जाने से। आप देख लीजिए, अफ्रीका 2 टुकड़ों में टूट रहा है। अफ्रीका, आप अभी भी पेपर में आप सुनते होइएगा कि अफ्रीका 2 टुकड़े में टूट रहा है। क्यों सुन रहे हैं आप लोग? हाल ही में चर्चा में रहता है, कभी कभी आप देखिएगा। तो यह डाइवर्जेंस का उदाहरण है। डाइवर्जेंस का उदाहरण है। किसका उदाहरण? डाइवर्जेंस का। ये डाइवर्जेंस क्या है ये भी बता रहा हूँ। दूर हटना इसी का उदाहरण है। दूर हटना इसी का उदाहरण है। डाइवर्जेंस मतलब दूर हटना। देख लीजिए, प्लेट 2 तरह के होते हैं। प्लेट 2 तरह के होते हैं। जिस पर मनुष्य निवास करते हैं उसे कॉन्टिनेंटल प्लेट कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्लेट पूछ देगा कि कॉन्टिनेंटल प्लेट पे कौन रहता है? जिस पर मनुष्य निवास करते, याद रखिएगा, मनुष्य निवास करते हैं उसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कहा जाता है। याद रखिएगा। दूसरा, जिस पर मछली निवास करती है उसी एक ओसेनिक प्लेट कहा जाता है। ओसेनिक प्लेट कहलाती है।
जैसे मछली, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वो लोग जो निवास करते हैं समुद्र के अंदर, उसे हम ओशियनिक प्लेट कहते हैं। दो तरह के प्लेट हो गए। कॉन्टिनेंटल प्लेट एक समान है। कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है वो एक समान है, जो आपस में मिलेगी तो एक दूसरे से टकरा कर ऊपर उठ जाएगी। कॉन्टिनेंटल प्लेट एक समान है, अगर आपस में मिलेगी तो एक दूसरे से टकरा कर ऊपर उठ जाएगी। जो समय कोबर साहब ने कहा थे कि आपस में मिलेगी तो उसे क्या हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। तो वहीं कह रहे कि आप कॉन्टिनेंटल प्लेट से अगर आपस में मिलेगी तो ऊपर उठ जाएगी। इसे ही पर्वत निर्माण का प्रक्रिया कहते हैं। अगर कोई भी प्लेट दो को टकराए, उसे पर्वत का निर्माण हो जाता है। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया आप समझ में आ गए होंगे आप लोगों को कि किस तरीके से पर्वत, जो बड़े बड़े पर्वत है, उसके निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई। जब एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो और एक प्लेट ओशनिक हो, अब ये भी बात आपको आएगा कि एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो और एक ओशनिक हो, ये भी तो हो सकता है, या दोनों कॉन्टिनेंटल हो या दोनों ओशनिक हो। तो एक कॉन्टिनेंटल एक ओशनिक हो तो ओशनिक प्लेट मजबूत होने के कारण, ओशनिक प्लेट इसका मतलब है कि कॉन्टिनेंटल से ओशनिक प्लेट मजबूत है। मजबूत होने के कारण जमीन में दबाव देने के कारण नीचे धंसती है। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है मजबूत होगी और ज़मीन में दबाव देती है तो नीचे धंसती है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर रह जाती है। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ऊपर आ जाती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट मिलने से ट्रेंच का निर्माण होता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट मिलने से क्या करती है, ट्रेंच का निर्माण होती है। ट्रेंच का निर्माण होता है। मेरिना ट्रेंच इसी वजह से बनी है। मेरिना ट्रेंच किस वजह से बनी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट के मिलने से क्या बने, मेरिना ट्रेंच बना है। मेरिना ट्रेंच क्यों बना है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट जब एक दूसरे में टकराई तो मेरिना ट्रेंच का निर्माण हुआ, इसी वजह से बनी है। ट्रेंच के निर्माण में खाई के अंदर फंसे हुए इस प्लेट के मैग्मा के कारण ज्वालामुखी फटते हैं। अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट जब टकराती है तो अंदर खाई के अंदर जो फंसे हुए इस प्लेट के मैग्मा के कारण ज्वालामुखी फटते हैं। यही कारण है कि पैसिफिक ओशियन प्लेट के चारों तरफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नाम से दुनिया के लगभग 80% से अधिक ज्वालामुखी एक ही प्लेट के इर्द गिर्द स्थित है। आप सोचिएगा कि एक ही प्लेट के इर्द गिर्द क्यों है, तो ये तो आपको पता हो गया कि यही कारण है कि पैसिफिक ओशियन प्लेट के चारों तरफ, क्यों पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ, क्योंकि वो ओशनिक प्लेट से टकराई, इसके कारण उसमें जो मैग्मा जो था उसमें फंस गया। इसी के कारण इस प्लेट के चारों तरफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नाम से दुनिया के लगभग 80% से अधिक ज्वालामुखी एक ही प्लेट के इर्द गिर्द स्थित है। किस प्लेट के, पैसिफिक ओशियन के प्लेट के चारों तरफ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो देखिए ही नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी अपने दोस्तों में कीजिए। वीडियो आप डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू दोस्तों।